जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 के लिए आधुनिक इतिहास को करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आधुनिक इतिहास को बीपीएससी के घटना चक्र से करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ऑप्शन है जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ या किसानों के साथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों के साथ। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त की जो नीति थी 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस के समय में आई थी। दोस्तों जो अस्थायी बंदोबस्त की नीति थी 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस के समय में आई थी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। 1793 ईस्वी में कर्नवालिस ने भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया था। इसे इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इसमें दोस्तों समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का 19% हिस्सा जो था इसमें शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या किया गया कि जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। तो दोस्तों इसमें क्या था कि ये जमींदारों के लिए किया गया था कि जमींदार जो हैं वे किसानों से कर को लेंगे और उसमें से 10/11 भाग वे कंपनी को दे देंगे। 10/11 भाग दोस्तों वे कंपनी को दे देंगे और 1/11 भाग वे स्वयं के पास रख लेंगे अपनी सेवा के लिए। आगे दिया हुआ है दोस्तों कि अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार जो जमींदार थे ये छोटे पूंजीपति थे, क्योंकि इन्हीं को ज़मीन का मालिक बना दिया गया था। कर वसूलने का मालिक जमींदारों को ही बनाया गया था कि वे किसानों से कर को लेंगे और कर का 10/11 भाग वे दे देंगे किसको? तो वे ब्रिटिश शासन को दे देंगे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे और 1/11 भाग अपनी सेवा के लिए अपनी सैलरी के तौर पर अपने पास रख लेंगे। तो दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त यही नीति थी जो कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस के समय में आई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। ऑप्शन है जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। दोस्तों राजस्व का सामान्य अर्थ कर होता है, सामान्य अर्थ इसका कर ही लगाया जाता है। दोस्तों इसमें भू राजस्व का राजस्व निर्णय के बारे में बात किया गया था कि जो जमींदार हैं वे कर को तसीलेंगे किसानों से और 10/11 भाग स्वयं के पास रखेंगे और 1/11 भाग नहीं 10/11 भाग वे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे और 1/11 भाग वे अपनी सैलरी के तौर पर अपने पास रख लेंगे। तो दोस्तों ये जहाँ दिया हुआ था कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त को ही दोस्तों इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन है गुजरात, मद्रास, बम्बई, उड़ीसा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था थी सबसे पहले मद्रास में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी प्रथा के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया था। दोस्तों तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया था। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से। ये दोस्तों नाम याद रखिएगा, टॉमस मुनरो।
इनका संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। इस नाम को दोस्तों याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे जाता है, तो थॉमस मुनरो को। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों इसमें बताना है कि किस वर्ष में। तो ऑप्शन है 1885, 1886, 1889 या फिर 1900 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 ईस्वी को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों यानी कि जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हालांकि इसका आंसर यहाँ नीचे दिया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी दोस्तों हर एक प्रश्न का आंसर आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का दोस्तों मूल नाम मूल शंकर था, अर्थात इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों की शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, 1867 ईस्वी में इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1875 ईस्वी में कहाँ पर, तो बम्बई में। 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। अन्य रचनाएं पाखंड खंडन, वेदभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। ये सारी इनकी रचनाएं हैं दोस्तों जो नीचे दी हुई हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों याद रखिएगा कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का है, और साथ ही 1875 ईस्वी में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनसे ये दोनों प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों पहला भी सही है, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। साथ ही दोस्तों राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों भारत के विकास में में जितनी कुप्रथाएं थी उनको हटाने का, उनको दूर करने का प्रयास किया। और साथ ही दोस्तों इन्होंने नवीन शिक्षा प्रणाली की भी बात की थी, तो इनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और साथ ही इन्होंने नवीन शिक्षा के अग्रणी भी थे। तो पहला सही है। दूसरा देखा जाए, स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था, ये भी दोस्तों सही है। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। और साथ ही विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग भी लिया था। आपको मालूम होगा 1893 ईस्वी में शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में इन्होंने भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। तो दोस्तों इस तरह से ए, बी और सी ये तीनों सही हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। साथ ही दोस्तों विवेकानंद जब विश्व धर्म संसद में शिकागो गए थे तो वहीं पर इनको एक नाम मिला था तूफानी हिंदू। तो तूफानी हिंदू के नाम से भी स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ऑप्शन है गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। ये भी दोस्तों प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है, इसके भी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष दोनों ने ही मिलकर 1868 ईस्वी में कोलकाता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। प्रारंभ में दोस्तों यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी और 1878 ईस्वी में देसी भाषा में प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली के प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया था, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने किया था, इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों। हिंदू पैट्रियट इसकी भी स्थापना किसने किया था? तो गिरीश चंद्र घोष ने की और बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। तो दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें भी थे, इसको भी साथ एक्सप्लेनेशन से भी हम दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते रहेंगे ताकि कोई भी प्रश्न एग्जाम में हम लोगों से छूटे ना। अगला प्रश्न है, भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन है अर्ल ऑफ डलहौजी, चार्ल्स मेटकॉफ, W.T. डेनिसन या W.H. स्लीमैन। एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, W.H. स्लीमैन। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा W.H. स्लीमैन। भारत में ठगी अतिक्रमण का श्रेय W.H. स्लीमैन को जाता है। दोस्तों उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड विलियम बैटिंग थे, जिन्होंने स्लीमैन को अपॉइंट किया था ठगी प्रथा के अतिक्रमण के लिए। दोस्तों कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है उनका भी नाम लॉर्ड विलियम बैटिंग का, तो उसमें घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि लॉर्ड विलियम बैटिंग ने ही स्लीमैन को अपॉइंट किया था। यदि स्लीमैन नहीं रहे तो आप लॉर्ड विलियम बैटिंग मार सकते हैं यदि ऑप्शन में हो तो, और यदि लॉर्ड विलियम बैटिंग ऑप्शन में नहीं है और स्लीमैन है तो आप स्लीमैन मार देंगे, क्योंकि दोस्तों लॉर्ड विलियम बैटिंग ने ही स्लीमैन को अपॉइंट किया था कि स्लीमैन ठगी प्रथा को अंत कर दे। दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए कर्नल W.H. स्लीमैन की नियुक्ति की और 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का अंत हो गया। 1830 ईस्वी तक दोस्तों इसमें ठगी प्रथा का अंत हो गया था। दोस्तों ठगी प्रथा सामान्य रूप से ये धार्मिक कुरीति थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान जो थे उनके धर्मों में बलि प्रथा थी, जानवरों की बलि प्रथा होती थी। तो यह बलि प्रथा को रोकने के लिए ही स्लीमैन को अपॉइंट किया गया था कि इस प्रथा को रोक दिया जाए। तो दोस्तों स्लीमैन नियुक्त हुए और उन्होंने इसको काफ़ी हद तक यानी कि लगभग ख़त्म ही कर दिया इन्होंने। 1830 ईस्वी तक यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का अंत हो गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? ऑप्शन है 1916, 1917, 1918, 1919। एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। दोस्तों महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए 1917 में अभियोग चलाया गया था, क्योंकि दोस्तों 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था। साथ ही दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो था वो भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। इससे पहले दोस्तों यदि बात की जाए कि उनके जीवन के पहले सत्याग्रह उन्होंने कहाँ किया था, तो अपने जीवन का पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में किया था। साउथ अफ्रीका में दोस्तों इन्होंने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह किया था। लेकिन यदि भारत में बात की जाए तो भारत में इन्होंने चंपारण में अपने जीवन का पहला सत्याग्रह किया था। भारत में दोस्तों यदि बात की जाए तो भारत में पहला इनका सत्याग्रह चंपारण में था। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों।
वर्ष 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। एन.जी. रंगा ने दोस्तों महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कितने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और कब दोस्तों, तो चंपारण सत्याग्रह के ही दौरान इनको महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में वी.डी. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन है 1938, 1916, 1935 या फिर 1919। एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों 1937 ईस्वी में वी.डी. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, 1937 ईस्वी में, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। वी.डी. सावरकर वर्ष 1937 से 42 ईस्वी तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। किस संस्था की दोस्तों? अभिनव भारत। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, तो वी.डी. सावरकर ने। सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े। साथ ही दोस्तों ये जब यूनाइटेड किंगडम गए यानी कि लंदन में गए, इंग्लैंड में, तो इन्हें इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? ऑप्शन है 1919 में, 1925 में, 1916 में या 1905 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में। दोस्तों कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में, इसी दौरान मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहीं पर ये समझौता हुआ था, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। और साथ ही 1916 ईस्वी में ही गरम दल और नरम दल दोनों एक हुआ था। अगला प्रश्न है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? ऑप्शन है 23 जनवरी 1941, 23 मार्च 1942, 23 जून 1942 या 23 अक्टूबर 1942। एक से अधिक कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? ऑप्शन है 14 जुलाई 1947, 15 जुलाई 1947, 16 जुलाई 1947, 14 अगस्त 1947, ये एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 जुलाई 1947 ईस्वी को इंग्लैंड के लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? ऑप्शन है अभिंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिंद्रनाथ टैगोर।